नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा कोर्स जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश राज। इसके 7वें मॉड्यूल के हम अंतिम व्याख्यान में हैं। 7वें मॉड्यूल का जो शीर्षक है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू द टेलीग्राफ एंड रेलवे, मोटिव बिहाइंड रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेलवे। इसके अंतर्गत जो आज का व्याख्यान है उसका शीर्षक है टेलीग्राफ एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेलवे। आज के व्याख्यान के माध्यम से हम भारत में टेलीग्राफ सेवा के विकास और उसके संबंधित जो विविध अलग अलग परियोजनाएं भारत में लाई गई उनके विषय में और साथ ही उसके लाए जाने के उद्देश्य और उसके पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करते हुए इस व्याख्यान के अंत में रेलवे का भारत पे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो आज के व्याख्यान में मुख्य तौर पे जो हमारा पहला व्याख्यान का केंद्र बिंदु होगा वो होगा भारत में टेलीग्राफ और टेलीग्राफ के लाए जाने के इतिहास के ऊपर। तो अगर हम देखें वास्तव में इसके पूर्व के व्याख्यान में तो ये पूरा जो मॉड्यूल है वो संचार और यातायात के ऊपर व्याख्या करता है। और औपनिवेशिक भारत में दुनिया के लिए अगर हम देखें उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु था, जो दुनिया के लिए आश्चर्यजनक था, वो था रेलवे, जो यातायात के क्षेत्र में जिसने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। और पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा कि भारत में जो रेलवे का विकास है वो किस प्रकार से हो रहा है। इस व्याख्यान में हम ये देखेंगे कि जो संचार के क्षेत्र में यानी कि इस मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो संदेश हैं उन संदेशों को तेजी से एक से दूसरे जगह ले जाने के क्रम में जिस एक महत्वपूर्ण टूल का या अगर हम कहें वैज्ञानिक आविष्कार का आविष्कार हुआ वो जो है वो हमें टेलीग्राफ दिखाई पड़ता है। तो टेलीग्राफ का भी भारत में जो आगमन है बिल्कुल उसी तरह की आवश्यकता के ऊपर निर्भर था जिस तरह की आवश्यकता पे हमें रेलवे दिखाई पड़ती है, क्योंकि रेलवे औपनिवेशिक शासन को एक सस्ता, द्रुत और तीव्र गति से चलने वाले यातायात के साधन के रूप में सेवा करने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य में भारत में लाई गई। उसी तरीके से अगर हम देखें तो टेलीग्राफ को भी एक इस तरह के व्यवस्था के तौर पे भारत में लाया गया, जैसे रेलवे की आवश्यकता के तौर को यातायात के तौर पे, वैसे ही संदेश को एक से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए टेलीग्राफ को लाने की शुरुआत जो है वो भारत में की गई। और इस तरह से टेलीग्राफ का जो आगमन है वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं के अनुकूल होकर ही दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें थोड़ा सा टेलीग्राफ का जो हम बात कर रहे थे उस संदर्भ में कि भारत में जो टेलीग्राफ है वो किस तरीके से और किन परिस्थितियों में लाया जाता है, उसी तरह से रेलवे का अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन भारत में जो लाए जाने के पीछे के उद्देश्य हैं उनके यहाँ लाए जाने से पूर्व ही इंग्लैंड में इस तरह के तमाम प्रयोग शुरू हुए थे, या इस तरह के वैज्ञानिक आविष्कारों के ऊपर तेजी से विचार विमर्श और उनके प्रयोग को किए जाने का जो एक क्रम है वो हमें केवल इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि यूरोप और यूरोप के बाहर अमेरिका तक में दिखाई पड़ता है। इसी श्रृंखला में जो एक पहला अगर हम देखें ऑप्टिकल टेलीग्राफ, उस ऑप्टिकल टेलीग्राफ को इन्वेंट करने का जो श्रेय है वो 18वीं शताब्दी में उस तरह की विचारधारा को आगे ले आने का एक जो काम है वो करते हैं क्लाउड चैप करके एक व्यक्ति हैं, एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की और इस विचारधारा को यूज किया कि कैसे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स हैं उनका उपयोग किया जा सकता है बहुत तेजी से इस तरह के संदेश को भेजने के लिए जो संदेश जरूरी हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक संदेश को एक से दूसरे जगह तक भेजे जाने का ये पहला जो अवसर है बड़े पैमाने पे बड़ी दूरी के लिए प्रयोग में लाने जाने की शुरुआत का एक क्रम हमें दिखाई पड़ता है जो 18वीं शताब्दी में हमें दिखता है।
19वीं शताब्दी तक आते आते बड़े पैमाने पर टेलीग्राफ का जो उपयोग है वो होना शुरू हुआ और खास तौर से इसको बढ़ावा देने के कोशिश की जाने लगी। इसमें निहित जो और तकनीकी त्रुटियां थी उन त्रुटियों को दूर करते हुए टेलीग्राफ को एक ऐसी सेवा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाने लगी उन वैज्ञानिकों के द्वारा जो इस पे काम कर रहे थे और जिसको बड़े पैमाने पे मानवीय सभ्यता में जो मैसेज है, जो संदेश है, उसको एक से दूसरे जगह तक बिना किसी देरी के भेजा जा सके। जैसा कि आपको पता होगा, डाक विभाग या डाक के माध्यम से संदेश को पहुंचने में समय लगता है, लेकिन अगर आप वही चीज मोबाइल से करते हैं जो केवल और केवल आपके सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू एक से दूसरे जगह चंद सेकंडों में पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक तरंगों के माध्यम से काम करने वाली व्यवस्था है जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में होती है खोज के तौर पे, लेकिन उसके बाद बड़े पैमाने पे जो साम्राज्यवादी देश हैं उन देशों के द्वारा और या जो औद्योगिकृत देश हैं वो औद्योगिकृत देश चाहे यूरोप या अमेरिका के रहे हों, मुख्य तौर पे अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे इस तरह के प्रयोगों की शुरुआत हो गई और जिसके माध्यम से संचार सेवा में क्रांतिकारी बदलाव आया। उसी तरीके से जैसे संचार की सेवा में क्रांतिकारी बदलाव रेलवे के आने के साथ शुरू होता है, उसी तरह से संचार व्यवस्था में जो क्रांतिकारी बदलाव है वो टेलीग्राफ के आने के साथ शुरू होता है, जैसे यातायात में रेलवे ने किया। तो इस व्यवस्था को और ज्यादा अगर हम देखें बड़े पैमाने पे मानवीय अगर परिस्थितियों में इसका प्रयोग लाने और मानवीय सभ्यता में इसके प्रयोग में और ज्यादा अधिक जो है बढ़ावा देने की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी में हमें दिखाई पड़ती है, जिसमें एक तरीके से जो टेलीग्राफिक व्यवस्था है या जो टेलीग्राम व्यवस्था है उस टेलीग्राफ व्यवस्था को शुरू और उसमें संशोधन करने का काम 1837 ईस्वी में सर चार्ल्स व्हाइटस्टोन और उनके एक साथी सर विलियम कुक के द्वारा किया गया। इन्होंने इसको और व्यवस्थित करते हुए टेलीग्राम को और ज्यादा एक तरीके से प्रयोगात्मक टूल के तौर पे स्थापित किया जो मैसेजेस को बिना किसी त्रुटि के बहुत तेज गति से आगे की ओर भेज सकता था। और इसमें इन्होंने बहुत ढेर सारा तार और सुइयों का प्रयोग किया और इसके माध्यम से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में 1830 के दशक से ही इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत दिखाई पड़ती है। उसी तरह से टेलीग्राफ में जैसे जैसे समय बीता इस तकनीक में और सुधार होते गए, जिनमें सैमुअल म्योर का नाम जो है प्रमुखता से लिया जा सकता है और इसके साथ अल्फ्रेड वाइल और उनके साथ ही जो है गेल, ये वे लोग थे जिन्होंने इसमें और सुधार किया और एक तरीके से जो आधुनिक टेलीग्राफ जो अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंचा, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ के तौर पे जानते हैं, जो एक संदेश को एक से दूसरे जगह तक भेजे जाने के लिए एक उस समय की सबसे त्वरित व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की। और इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम ये हुआ कि विश्व में जो पहला टेलीग्राफ है वो 1830 में उस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज वो जो है सैमुअल म्योर द्वारा भेजा गया और वही ये दशक है जबकि इंग्लैंड में भी इससे संबंधित जो काम है वो शुरू किए गए। और इस तरह से टेलीग्राफ के द्वारा भेजा गया जो पहला मैसेज था वो 24 मई 1844 को हमें दिखाई देता है वाशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर के द्वारा, जो 44 जो मील है उसका डिस्टेंस था और इसने बहुत ही छोटे समय में इस डिस्टेंस को पूर्ण किया और इस तरह से सैमुअल म्योर ने इस व्यवस्था को एक सुचारू रूप से अंतिम रूप प्रदान किया, जिसने संदेश को एक से दूसरे जगह तक भेजने की शुरुआत की। इसके साथ ही अगर हम देखें टेलीग्राफ का इंग्लैंड में विकास भी बहुत तेजी से हुआ और मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो ऐसी कई सारी प्राइवेट कंपनियां या निजी कंपनियां सामने आई जिन्होंने इस फील्ड में निवेश करने की बात कही और 1870 ईस्वी तक इसके महत्व को समझते हुए जो पोस्ट ऑफिस विभाग है उस पोस्ट ऑफिस विभाग ने टेलीग्राफ को नियंत्रित करना शुरू किया और इसको अपने अधीन कर लिया और इस तरह से जो मैसेजेस थे वो बहुत कम समय में बहुत तेजी से जाने शुरू हुए। इसी क्रम में अगर हम देखें, जैसा कि पूर्व में मैं उल्लेख कर चुका था, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ व्यवस्था को कुक और वाइटस्टोन के द्वारा 1837 में इंग्लैंड में स्थापित कर दिया गया और एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कंपनी नामक एक कंपनी जो पहली ऐसी कंपनी थी उसकी 1845 ईस्वी में इंग्लैंड में स्थापना होती है जो टेलीग्राफ सर्विसेज
में निवेश को ध्यान में रखते हुए की गई। इस तरह से अगर हम देखें टेलीग्राफ का जो एक उपयोग था उसको कई तरीके से किया जा सकता था। मुख्य तौर पे व्हाइट स्टोन और जो व्हीट स्टोन और कुक के द्वारा जो ये व्यवस्था विकसित की गई थी, उसके पीछे का जो प्रमुख कारण दिया गया था, एक तो सेना के सैन्य दृष्टिकोण से साम्राज्यों की सेवा के लिए, चूंकि सेना को एक से दूसरे जगह तक ले आने के लिए आज जैसे अत्याधुनिक साधन उस समय नहीं हुआ करते थे, इसलिए एक से दूसरे जगह तक संदेश पहुंचने में समय लगता था। लेकिन टेलीग्राफ ने इसको संभव बना दिया कि इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेजेस है उसको एक से दूसरे जगह तक तेजी से पहुंचाया जा सकता है। इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम यह था कि जो साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने इसके महत्व को बहुत जल्दी ही समझ लिया और उनके जो उद्देश्य थे वो सैन्य और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो इन सेवाओं का उपयोग करना शुरू करते थे। और यही कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भी रेलवे की तरह ही इसके महत्व को समझा गया, जो साम्राज्य की सेवा के लिए काम में लाया जा सकता था, न केवल सैन्य प्रशासकीय बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ये सेवाएं काम में लाई जा सकती थी। और इस तरह से टेलीग्राफ का भारत में इन उद्देश्यों के चलते आगमन होता है। भारत में टेलीग्राफ की सेवा के लिए जिस व्यक्ति को एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के तौर पे देखा जा सकता है, या जिसको फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ सर्विसेज के तौर पे देखा जा सकता है, उनका नाम डॉक्टर विलियम ओ शॉगनेसी है। विलियम ओ शॉगनेसी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में टेलीग्राफ के विकास और उसके संभावनाओं के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए, और केवल विचार ही व्यक्त नहीं किए बल्कि उन्होंने इससे संबंध में तमाम तरह के परीक्षण और सर्वेक्षण का काम शुरू किया। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो ये एक वैज्ञानिक है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहे थे, और इन्होंने बड़े पैमाने पर टेलीग्राफ से रिलेटेड जो अलग अलग किस्म के प्रयोग थे वो 19वीं शताब्दी में भारत में ये शुरू करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये एक आयरिश फिजिशियन है, लेकिन आगे चल के 1840 तक इन्होंने ऐसे कई सारे परीक्षण कार्य किए जिसने भारत में संचार की सेवाओं को विकसित होने और मुख्य तौर पर टेलीग्राफ के अधीन इसको विकसित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं का प्रयास के परिणाम स्वरूप ही 1850-51 में इस तरह के जो टेलीग्राफ के से संबंधित जो लाइन है न केवल उसको विकसित किया गया बल्कि उस पर प्रयोग भी शुरू किया गया। तो इस तरह की जो पहली लाइन है वो 1851 में डायमंड हार्बर और कलकत्ता के बीच खोली गई, जो टेलीग्राफ के शुरुआती परीक्षण वाली लाइन थी और जिसमें एक सफल संचालन किया जा सका। उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं और जो इससे संबंधित जो और दूसरे प्रशासकीय लोग हैं, उन लोगों ने इसके विशाल नेटवर्क की महत्ता को समझते हुए भारत में इसके विकास के लिए और इसके निर्माण से संबंधित जो जरूरी कार्य हैं उनको उन्होंने मंजूरी प्रदान कर दी। तो 1852 के पश्चात हम देखते हैं कि भारत में इसका तेजी से विकास हुआ। तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी के समय में कई सारे महत्वपूर्ण जो बदलाव थे वो बदलाव भारत में किए गए, चाहे वो रेलवे से संबंध में हो, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट की स्थापना हो, चाहे वो टेलीग्राफ सर्विसेज का शुरू होना हो, या अगर हम देखें डाक व्यवस्था का सुचारू रूप से आधुनिकीकरण किया जाना हो। इस तरह की व्यवस्थाओं के शुरुआत के क्रम में भारत में जो तार व्यवस्था है, टेलीग्राफ व्यवस्था है, उसकी शुरुआत की गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बड़े पैमाने पे इस व्यवस्था को शुरू किया गया। और 1854 में इस तरह से टेलीग्राफ से और तार व्यवस्था से जो और दूसरे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियां थी भारत में, जो प्रशासनिक केंद्र थे, उनको जोड़ने का काम शुरू किया गया और बहुत ही जल्द ऐसे शहरों को जोड़ दिया गया जिनमें चेन्नई, मुंबई, आगरा और कलकत्ता प्रमुख शहरों में से एक थे। तो भारत में जो पहला जो टेलीग्राफ सेवा है वो 1854 में शुरू की गई आगरा से कलकत्ता से आगरा के बीच, और ये 800 मील लंबी टेलीग्राफ या तार की सेवा थी, जिस सेवा ने भारत में जो एक पहली टेलीग्राफ जो सेवा थी सार्वजनिक तौर पे उसकी शुरुआत की। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य केवल अगर देखा जाए तो प्रशासनिक नियंत्रण करना ही नहीं था, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य से जुड़े हुए उन तमाम तरह की गतिविधियों को भी भारतीय भूभाग पे आगे ले जाना था। आने वाले समय में बहुत तेजी से न केवल इसका विकास किया गया बल्कि हम देखते हैं कि 45,000 मील से अधिक जो तार
सेवाएं थी या तार व्यवस्था थी, उसको भारत में तेजी से विकसित किया गया। ये औपनिवेशिक भारत की एक सबसे बड़ी विकास कार्यों में से एक हमें दिखाई पड़ता है, जो अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा के लिए हमें दिखता है। तो टेलीग्राफ सेवा का जो एक पूरा विकास है वो हमें दिखाई पड़ता है मुख्य तौर पे 1857 ईस्वी के का जो एक बड़ा विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद जब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है, यानी कि जो क्राउन के शासन की शुरुआत होती है, उसके शुरुआत के साथ ही इसमें बहुत तेजी से बदलाव दिखाई पड़ते हैं। 1870 तक आते आते 20,000 माइल किमी जो है वो तार की लाइनें भारत में बिछा दी जाती हैं, जो न केवल महत्वपूर्ण बंदरगाहों बल्कि ऐसे सैन्य प्रतिष्ठानों और इसके साथ ही साथ जो है प्रशासकीय केंद्रों और व्यापारिक केंद्रों तक, और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उन दूर दराज के क्षेत्रों तक इसको जोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही हम देखें 1947 तक तो भारत में 63,000 किलोमीटर से भी लंबी टेलीग्राफ या तार की जो लाइनें हैं वो बिछाई जा चुकी थी। इसके साथ ही 1860 ईस्वी में जो अगर हम देखें तो भारत से के अंदर ही केवल टेलीग्राफ या तार व्यवस्था को नहीं शुरू किया जाता, वरन इंडो यूरोपियन तार व्यवस्था या इंडो यूरोपियन तार लाइन, इसकी शुरुआत 1860 से होती है। और ये जो है भारत में को इंग्लैंड से जोड़ने का एक प्रयास था तार के माध्यम से, जिससे कि संदेश को इंग्लैंड आसानी से भेजा जा सके और यहाँ वहां के संदेश को यहाँ आसानी से बहुत कम समय में प्राप्त किया जा सके। जो पर्शियन गल्फ और लाल सागर से होते हुए जो सबमरीन केबल हैं उनके माध्यम से भारत को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से 1860 तक आते आते भारत यूरोप से तार के माध्यम से जुड़ चुका था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका जो उपयोग है बड़े पैमाने पे वो प्रशासकीय और आर्थिक दृष्टिकोण से ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, वरन बहुत कम समय में जो मैसेजेस हैं, जो संदेश हैं, उनको एक से दूसरी जगह पहुंचाने का भी ये काम करता है। खास तौर से अगर हम देखें पहले लगने वाला जो समय था उसको बहुत तेजी से इसने कम कर दिया और बहुत कम समय में लंदन से कलकत्ता तक के संदेश को पहुंचाने का जो कार्य है वो टेलीग्राफ के माध्यम से किया जाना शुरू किया गया। इस तरह जो टेलीग्राफ या तार व्यवस्था है बहुत ही जल्द वो अंग्रेजी शक्ति या अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन एक उनके अपने जो भूभाग है या साम्राज्य है उस पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई और इसके साथ ही अंग्रेजी शक्ति की वो रीढ़ की हड्डी के बन के रूप में उभरी। अगर आपसे जैसे उदाहरण के लिए समझे कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई सूचना न मिले तो आप स्थिर हो जाएंगे, तो अंग्रेजी साम्राज्य में सूचना का वाहक एक जो प्रमुख जो तीव्र गति से काम करना शुरू करती है वो टेलीग्राफ सर्विस या तार सेवा के आने के साथ ही हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए टेलीग्राफ सेवा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। 1857 के विद्रोह में उस समय जो शुरुआती दौर में कुछ ही समय में जो टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई उसका महत्व साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। जैसा कि अंग्रेजी प्रशासकीय अधिकारियों ने कहा कि अगर भारत में टेलीग्राफ व्यवस्था न होती तो भारत उनके हाथ से 1857 में ही भारतीय साम्राज्य निकल जाता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सका क्योंकि 1857 के समय जो टेलीग्राफ व्यवस्था थी इसने बहुत ही महत्व का काम किया, क्योंकि जो अंग्रेजी सेनाएं थी उनको विद्रोह से संबंधित जो स्थान थे उन स्थानों तक ले जाने और ले आने और साथ ही संदेश को तेजी से पहुंचाने और सेनाओं को इकट्ठा करने और इस तरह की टुकड़ियों को दूसरी जगहों पर भेजने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और इसके साथ ही दूर दराज के स्थानों तक संदेश भेजने के लिए टेलीग्राफ का उपयोग किया जा सका, जिससे कि अंग्रेजी शासन को अपने प्रशासनिक जो नेटवर्किंग है, जो उनका एक दूसरे के साथ तालमेल है, उसको बैठाने में और संदेश को एक से दूसरी जगह तक फैलाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई, वो तार व्यवस्था निभाई और रेलवे ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे काम किया। इसलिए आप देखेंगे कि तार और रेलवे, टेलीग्राफ और रेलवे को भारत में बहुत ही महत्व का स्थान दिया गया अंग्रेजी प्रशासकों के द्वारा, क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजी शासन की दीर्घायु बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशासकीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत में टेलीग्राफ के शुरू होने के साथ ही एक बहुत बड़ा प्रशासन खड़ा हुआ। जैसे अगर हम देखें रेलवे के आने के साथ भारत में जो प्रशासकीय व्यवस्थाएं थी वो बदली, जैसे कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत रेलवे भी आती थी, लेकिन रेलवे को अलग से एक बोर्ड के रूप में 1905 में रेलवे बोर्ड स्थापित किया गया और भारत में अलग अलग तरह की रेलवे की प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई।
उसी तरह टेलीग्राफ के भारत में विकास होने के साथ ही भारत में भी टेलीग्राफ का एक पूरा प्रशासनिक एक जो व्यवस्था है वो हमें दिखाई पड़ता है। और विलियम ओ सॉगनेसी जो है वो पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के, जो 1854 में स्थापित किया गया। और बाद के वर्षों में टेलीग्राफ से संबंधित और दूसरे किस्म की जो नौकरशाही और प्रशासकीय व्यवस्थाएं थी वो उभर के सामने आती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टेलीग्राफ ने केवल अंग्रेजी शासन को ही मदद नहीं किया, वरन ये इसने दोहरे तरीके से काम किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय चेतना को विकसित करने में टेलीग्राफ या तार सेवाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक तरफ टेलीग्राफ ने अंग्रेजी साम्राज्य को इस सेवा की, तो दूसरे तरफ जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन भारतीय राष्ट्रवादियों के को एक दूसरे से संपर्क का साधन भी टेलीग्राफ बना। टेलीग्राफ या तार ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का भी एक प्रमुखता से काम करने वाली सेवा के रूप में उभरा। विशेष तौर पे अगर हम देखें भारतीय राष्ट्रवादी समाचार पत्रों और उनमें छपने वाले खबरों को लेके तार या टेलीग्राफ का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान था। मुख्य तौर पे अगर हम देखें इन समाचार पत्रों में जैसे केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, इन्होंने न केवल अपनी सूचनाएं इसके माध्यम से प्राप्त किया बल्कि सूचनाओं को अपने यहाँ से बाहर भी भेजा। और वो केवल स्थानीय भारतीय समाचार पत्रों पे नहीं बल्कि विदेशी भारतीय समाचार पत्रों पे भी लागू होता है। इसके साथ ही टेलीग्राफ ने व्यापार और वाणिज्य और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी अपना प्रमुख छाप छोड़ा। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो भारतीय बाजारों और विश्व बाजारों की सूचना जो है टेलीग्राफ या तार के माध्यम से आती थी, जिसको भारतीय बाजार एक तरीके से अपने आप को अपडेट कर पाता था या विश्व बाजार में चलने वाली गतिविधियों से अपनी जानकारी इकट्ठा कर पाता था। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो भारत में बड़े पैमाने पे जो सूती वस्त्र उद्योग थे, जूट वस्त्र उद्योग थे, उन उद्योगों और उनसे संबंधित वैश्विक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए टेलीग्राफ या तार सेवा एक विशेष काम करती थी, जिसकी वजह से भारतीय बाजार का न केवल अंतर्राष्ट्रीयकरण हो पाता था बल्कि भारतीय बाजारों में वस्तुओं के विनिमय और उनसे जुड़े हुए मूल्यों और उनके मांगों का भी पता चलता था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के तौर पे हम देख सकते हैं। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखें भारत में तार के व्यवस्था के प्रभाव को, तो भारतीय तार व्यवस्था ने न केवल भारत में एक संचार के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाई बल्कि इसका प्रभाव मानवीय समाज पे गहराई से पड़ा। केवल यही नहीं बल्कि अगर हम देखें तो इसने बड़े पैमाने पे भारतीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो भारतीय टेलीग्राफ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था के तौर पे अपने आप को स्थापित किया, जिसने बहुत कम समय में एक से दूसरे जगह तक सूचनाओं को पहुंचाने और ले जाने और ले आने का काम किया। औपनिवेशिक राज्य के अधीन हम देखें तो औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था में जो टेलीग्राफ है इसने आधुनिकीकरण करने की कोशिश की और इसके साथ ही भारतीय जो जनमानस है उसके ऊपर भी इसने एक गहरी छाप छोड़ी, जिसने भारतीय जीवन में गहरा प्रभाव डाला। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो तार व्यवस्था, इस तार व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के को न केवल प्रशासकीय तौर पे नियंत्रण स्थापित करने बल्कि अगर हम देखें उनको नियंत्रित करने और साथ ही साथ इसके विरोध का भी माध्यम बनी। बड़े पैमाने पे जब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब आंदोलन हुए या अगर हम देखें भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा जब साम्राज्य का विरोध करना हुआ तो टेलीग्राफ सेवाओं को सरकार के प्रतीक के तौर पे देखा गया और उन सेवाओं को बाधित करने की भी कोशिश की गई, जो एक प्रतीकात्मक सरकार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादियों का एक आवाज का काम करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में जो तार की सेवा है वो अंग्रेजी साम्राज्य की सैन्य, रणनीतिक और राजनीतिक सेवा के लिए लाई गई थी, बल्कि दूसरी तरफ इसने भारतीय जीवन को, समाज को और साथ ही भारतीयों को जोड़ने और भारतीयों में चेतना पैदा करने का भी टेलीग्राफ काम करता है। अब इस व्याख्यान के दूसरे अंश में हम ये देखेंगे कि जो भारत में रेलवे लाई गई उसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत में, मुख्य तौर पे अगर हम देखें सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। तो रेलवे एक ऐसा साधन था जिसका विकास भारत में यातायात में बड़े पैमाने पे अंग्रेजी शासन के दौरान किया गया और इसमें कोई दो राय नहीं कि टेलीग्राफ की तरह भी रेलवे का जो विकास है वो भारत में उस तरह की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की कोशिश की गई जो अर्थव्यवस्था अंग्रेजी शासन के अधीन काम करने वाली थी और वो भारतीयों की
सभ्य बनाने के एक एक तरीके से दिखावटी मुखौटे के तौर पे थी, और वास्तव में वो अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा के लिए भारत में लाई गई थी। इसलिए इसका प्रभाव भारतीय समाज पे और भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ही गहराई से पड़ा। बारी बारी से इन दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो ये चीजें जो है हमें दिखाई पड़ती है भारत में किस तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य ने रेलवे के माध्यम से अपनी न केवल धन उगाही की नीतियों का न पोषण किया, बल्कि भारतीय साम्राज्य को नियंत्रित करने का भी काम किया। लेकिन दूसरी तरफ इसी रेलवे ने आगे चल के भारत को एकजुट करने, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ाने और राष्ट्रवाद की भावना का संचार करने और अंग्रेजी साम्राज्य के प्रतीकात्मक विरोध का भी काम करती है, जिसने भारतीय संचार व्यवस्था को न केवल मजबूत किया, बल्कि यातायात व्यवस्था के माध्यम से भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक टूल के तौर पे काम करती हुई दिखाई पड़ती है। तो अगर हम देखें भारत में बाजार व्यवस्था और जो वाणिज्य व्यवस्था है उसके विस्तार के तौर पे तो रेलवे लाई गई थी। जैसा रेलवे के लाए जाने के समय डलहौजी ने अपने मिनट के माध्यम से बताया कि कैसे भारत में जो रेलवे है वो मुख्य तौर पे भारत में जो कृषि उत्पाद है उन कृषि उत्पादों को इंग्लैंड के उद्योगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनेगी, और इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है कि वो संदेह कि भारतीय बाजार के विस्तार में रेलवे एक प्रमुख माध्यम का काम करेगी। यही कारण था कि भारत में जो स्थानीय जो बाजार थे उन स्थानीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम जो है वो रेलवे ने किया, और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको बदल के रख दिया, और भारतीय अर्थव्यवस्था एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने जो कृषि आधारित उत्पादन व्यवस्था थी उन कृषि आधारित उत्पादन व्यवस्था को भी बदल के रख दिया, और मुख्य तौर पे भारत में जो बड़े पैमाने पे जो दूर दराज के कृषिगत क्षेत्र थे उन कृषिगत क्षेत्र को कम समय में अंग्रेजी वस्तुओं को पहुंचाने और वहां से भारतीय कृषि उत्पादों को बंदरगाहों तक ले जाने का काम वो रेलवे करती है। इसके साथ ही रेलवे के द्वारा अगर हम देखें जो भारतीय जो किसान है उन किसानों के का जो एक बड़े पैमाने पे प्रभाव हमें दिखाई देता है कि उन किसानों ने न केवल दूर दराज के बाजारों की मांग के हिसाब से अपनी कृषि व्यवस्थाओं का उत्पादन शुरू किया, बल्कि बड़े पैमाने पे जो ये लाभकारी फसलें थी उनको उगाना शुरू किया, जिनमें कॉटन हो गया, जूट हो गया, अनाज हो गया, नील हो गया, और जो दूसरे किस्म की व्यवसायिक फसलें थी उनका भारतीय किसानों के द्वारा न केवल उगाया गया, बल्कि इसके माध्यम से भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण में भी रेलवे ने एक बड़ा भूमिका निभाई। लेकिन दूसरे तरफ जैसा कि राष्ट्रवादियों ने कहा, एक तर्क दिया या बताया रेलवे के प्रभाव का कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेलवे का एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, विशेष तौर से नकारात्मक प्रभाव, जिसने भारतीय देसी उद्योग और भारतीय आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था को और भारतीय बाजार को तोड़ के रख दिया, और भारतीय जो लोग हैं उनको गरीबी, भूखमरी और अकालों की ओर ढकेल दिया। जैसा कि दादा भाई नौरोजी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे अंग्रेजी साम्राज्य में जो धन निकासी का काम हो रहा है उसमें रेलवे एक ऐसे साधन के रूप में काम कर रही है जो भारतीय धन को बाहर ले जा रही है और इंग्लैंड पहुंचा रही है। उसी तरीके से महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में इसका जिक्र करते हुए बोलते हैं कि वास्तव में रेलवे जो है वो भारत में अकाल और भारतीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विध्वंसक के तौर पे काम की है, और इसकी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, उसका पतन हुआ है। इसके साथ ही गांधी जी अपनी किताब के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो रेलवे है उसने भारत में जो एक ग्रामीण और जो उसकी अपनी देसी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था और उद्योगों को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो भारत में जो रेलवे है उस रेलवे ने मुख्य तौर पे आधुनिक उद्योगों के न्यू की भी एक शुरुआत की। जैसे अगर हम देखें कोयला, या अगर हम देखें कि जो लौह और स्टील उद्योग है उनका बड़े पैमाने पे विकास इसी दौरान हुआ, और भारत में इस तरह के चीजों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 1907 में टाटा आयरन स्टील जो कंपनी थी वो एक तरीके से इसमें दिखाई पड़ती है।
इसके अलावा जो इस तरह के उद्योग, जो व्यापारिक शहर हैं, उन शहरों का भी विकास इस दौरान होता है। यानी अगर हम देखें जमशेदपुर, आसनसोल और ऐसे तमाम जो रेलवे से जुड़े हुए जो शहर हैं, उनका न केवल शहरीकरण होता है बल्कि दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। रेलवे ने भारतीयों मजदूरों को न केवल एक तरीके से संगठित करने बल्कि एक ऐसी कारपोरेशन के रूप में उभरी जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय काम कर रहे थे। और भारत में मजदूर इतिहास और ट्रेड यूनियन का अगर हम आंदोलनों का इतिहास देखें तो वो रेलवे से जुड़ा हुआ है, जिसने केवल एक रेलवे को ही नहीं बल्कि और दूसरे मजदूर संगठनों और क्षेत्रों, जिनमें चाय और दूसरे और क्षेत्र हैं, उनको शामिल करने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक तौर पे अगर हम देखें तो रेलवे का गहरा प्रभाव रहा। जाति व्यवस्था के तौर पे अगर हम देखें तो वो हमें दिखाई पड़ता है। जैसे कार्ल मार्क्स न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के अपने एक लेख में लिखते हैं कि कैसे रेलवे ने भारत में जो जाति व्यवस्था है या पारंपरिक जो श्रम व्यवस्था है उसको तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके साथ ही साथ जो एक पारंपरिक श्रम कौशल व्यवस्था है, उस श्रम कौशल व्यवस्था को मुख्य तौर पे अगर हम देखें वो रेलवे के आने की वजह से बदल जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में जो रेलवे है उसने रेल यात्रा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया और हर जाति वर्ग के लोग जो है रेलवे में यात्रा करते रहे और किसी भी तरह का जो जाति आधारित कठोर एक विभाजन है वो रेलवे में हमें नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि रेलवे की वजह से भारत में जाति व्यवस्था का समापन नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रेलवे ने भारत में जो जातीय व्यवस्था का कठोर विभाजन था उसको लचीला कर दिया। और इस तरह से अगर हम देखें तो एक तरफ जो रेलवे है वो न केवल यातायात का साधन रही तो दूसरी तरफ जाति व्यवस्था और उनसे संबंधित जो व्यवस्था, जो कठोर विभाजन था उसको कमजोर करने में भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो रेलवे ने ऐसे सामाजिक वर्गों का को जन्म दिया जो वर्ग एक तरीके से अगर हम देखें तो शहरी आबादी के तौर पे हमें दिखाई पड़ता है और जो दूर दराज के क्षेत्रों से एक तरीके से अगर हम देखें तो प्रवासित होके उन शहरी क्षेत्रों में बसने के लिए जाता है जहाँ से रेलवे गुजरती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रेल जीवन या रेलों की वजह से एक जो शहरी जीवन व्यवस्था है उसकी शुरुआत होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रेलवे के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलनों को आगे ले जाने की बात हो या गांधी जी द्वारा रेलवे के को आधार बना के बड़े बड़े आंदोलनों को किए जाने की बात हो या हमारे क्रांतिकारी जो समूह थे उन समूहों द्वारा रेलवे को एक साधन के तौर पे यूज किए जाने की बात हो। इसने न केवल भारत में राष्ट्रीय चेतना, भारतीय लोगों को एक संगठित करना और राष्ट्रवाद को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में जो रेलवे है वो भले ही अंग्रेजी साम्राज्य के सेवक के रूप में आई, लेकिन वास्तव में रेलवे भारतीय लोगों की एक जीवन रेखा के तौर पे अपने आप को स्थापित करने में सफल रही। तो ये जो व्याख्यान है वो यहीं समाप्त होता है। आगे के मॉड्यूल में हम दूसरे और व्याख्यानों को देखेंगे। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इनसे जुड़ा हुआ जो प्रमुख सोर्स है वो ये रहा है जिसका मैंने उपयोग किया है, रेलवे, टेलीग्राफ और भारत के आर्थिक इतिहास से संबंधित। थैंक यू सो मच।